I am going to tell the prepositions that are generally used in perfect continuous tenses. For and since are such prepositions. कहने का मतलब कि मैं ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि प्रायः परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज मतलब तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों में इनका यूज होता है। और कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं? फार और सिंस इस प्रकार के प्रीपोजिशंस हैं। फार जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फार का यूज बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ प्रीपोजिशन फार। जब टेंसेज पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब टेंस की बारी आती है, वो तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि टाइम से पहले, वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम हो, से पहले सिंस या फार का प्रयोग करना है। उस समय हमें ये पता नहीं होता कि सिंस और फार क्या है। आज वही बता दूं कि सिंस और फार में फार जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आज इस फार के प्रयोग में यही बताना है कि पॉइंट ऑफ टाइम जो पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले जो वर्ड हैं कौन कौन से हैं, और फार का कुछ विशेष भी यूज होता है, उसको ही इसमें बताना है। रूल फर्स्ट, फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय लिख दे सकते हैं, अरे अनिश्चित, अनिश्चित समय, इनडेफिनिट, अनिश्चित समय बताने वाले शब्दों से पहले, ये पहला नहीं है, से पहले निम्नलिखित नियमानुसार, नियम बता रहा हूँ, निम्नलिखित नियमानुसार करते हैं। कौन कौन से रूल है उसका फर्स्ट रूल बता रहा हूँ। कहने को बता दूँ पहले कि सिंस का प्रयोग तो केवल तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, किंतु फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए सभी टेंसेज में होता है, 12 टेंसेज में। लेकिन उस टेंस पढ़ते समय हम केवल जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी में होता है, यही जानते हैं। लेकिन याद रहे, इसीलिए उसके स्तर से उसी नाम से मैंने स्टार्ट भी किया इसको। लेकिन याद रहे कि ये सभी 12 टेंसेज में इसका प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। रूल नंबर फर्स्ट, बात करें कि यह जो है कि पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय बताने वाले कौन कौन से वर्ड हैं या फ्रेजेज हैं, मैंने पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, इसी को बात करना है इसमें। तो बात क्या कि निम्नलिखित नियमानुसार करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उनके साथ फार का प्रयोग होगा। बात करें पहला, numeral adjective, numeral adjective plus period of time, period of times, period of time या times
नंबरल एडजेक्टिव तथा पीरियड ऑफ टाइम के पहले हार का प्रयोग करते हैं। नंबरल ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने बताया है। नंबरल ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? अरे संख्यावाचक विशेषण प्लस पीरियड ऑफ टाइम। बात करें इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि नंबरल ऑफ टाइम में है मेनी, वीक, वीक्स, मेनी या सेवरल, कुछ भी ले लें इसमें से। मेनी या सेवरल दोनों को मैं लिख दिया, मेनी, सेवरल, नंबरल ऑफ टाइम है, एडजेक्टिव है जो कि अनिश्चित है, मेनी या सेवरल। उसके बाद जो है मेनी वीक्स, मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स, मेनी डेज, सेंचुरीज। देख लिया, सेवरल वीक्स, सेवरल मंथ्स, सेवरल ईयर्स, सेवरल डेज, सेवरल सेंचुरीज। देखा, कहने का मतलब कि ये दोनों के लिए है। मेनी मतलब मेनी और सेवरल दोनों एक के, अनेकों, अनेक, ठीक है। तो वीक्स मंथ मतलब ये नहीं है कि मेनी, आप लिख लगाए हैं मेनी वीक्स है, मेनी मंथ्स है, मेनी ईयर्स है, मेनी डेज है, मेनी सेंचुरीज है। एग्जाम्पल बताएंगे। मतलब इन सभी के पास के लिए क्या लगता है, इसके पहले फार का प्रयोग होता है। फार मेनी वीक्स, फार मेनी मंथ्स, फार मेनी ईयर्स। उसी प्रकार फार सेवरल वीक्स, फार सेवरल मंथ्स, फार सेवरल ईयर्स, इस प्रकार का यूज इनका होता है। अब तो बताया नंबरल एडजेक्टिव, इसमें बताया था एडजेक्टिव में कि निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के नंबर ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। क्या का? अब बात करें फार 5 मिनट्स। अब मिनट से शुरू करते हैं, मेनी और सेवरल में नहीं लिया। 5 मिनट्स, कोई भी संख्या लेंगे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, कुछ से मतलब नहीं है, कोई संख्या। ये 5 क्या है? नंबर है, नंबरल ऑफ एडजेक्टिव है। कौन सा? ये कार्डिनल है, मतलब गिनती वाला। ये फार 5 मिनट्स, आवर्स, देख रहे हैं, डेज, मंथ्स, वीक्स, सिस्टम से आइए, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी। ठीक, तो ये एक तो मैं बता दिया सेवरल और मेनी का, जो कि इनडिफिनिट जो है नंबर है। और डिफिनिट नंबर में फार 5 मिनट्स, फार 5 आवर्स, फार 5 डेज, फार 5 वीक्स, फार 5 मंथ्स, यस, और 5 ईयर्स। आप सोचेंगे केवल 5, अरे 5 नहीं, आप 10 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। फार 10 मिनट्स, फार 10 आवर्स, फार 10 डेज, जो भी। कहने का मतलब पहला कि फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम बताने वाले निम्नलिखित नियमानुसार करते हैं। मतलब कौन कौन से पीरियड ऑफ टाइम हैं और कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसमें क्या देखा आपने? नंबरल ऑफ एडजेक्टिव। इसमें नंबरल ऑफ एडजेक्टिव क्या है? यही है, एडजेक्टिव है। ठीक, यहाँ यही एडजेक्टिव है 5। ठीक है, ये फार लिख ही रहे हैं। ये क्या है? टाइम है, यही पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? कहाँ है? पीरियड ऑफ टाइम, यही पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम इतना लंबा लिखे हैं, और उसके लिए हम क्या लिखे हैं? मिनट लिख दिए हैं, या आवर्स लिख दिए हैं, या डेज लिख दिए हैं, वीक्स लिखे हैं। तो ये हुआ 5 जो है एडजेक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब कि 5 या 10 या 20 जो भी है, या जो मिनट लिखा है, घंटा लिखा है, दिनों की संख्या लिखा है, या महीनों की संख्या लिखा है, तो ये सब क्या है? यही पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम।
मन में बैठ जाए, हमेशा कोई रूल में ही है, पीरियड ऑफ टाइम, यही पीरियड ऑफ टाइम है। क्या? मिनट, वीक, सब ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। देख रहे हैं, यही सब पीरियड ऑफ टाइम है। उसके पहले यहाँ क्या लगा? मेन या सिवरल लगा, इसमें संख्यावाचक लगा। ठीक, एक एग्जाम्पल दे इसका। सी हैज बीन, उसी से शुरू करें। सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 20 मिनट्स या फॉर 10 डेज। टेंस पढ़ते हैं, बिल्कुल जानते हैं ये, उसी को मैं स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। 10 डेज क्या है? 10 जान गए कि नो, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है? टाइम है। क्या है? प्लूरल, टाइम का प्लूरल नंबर है। ठीक, इसके पहले फार का प्रयोग हुआ है, इसी को पढ़ना है। टेंस में पढ़ते हैं, ये प्रीपोजिशन है, उस समय कुछ नहीं जानते क्या है ये। अब देखिए, तो सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 डेज, सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 वीक्स। ठीक है, 10 मिनट्स, 10 आवर्स, जो भी। ठीक, अब आगे दूसरा रूल नंबर, ये बात करें कि नंबर एडजेक्टिव तो हो गया। दूसरा बात करते हैं कि यहाँ जो है नंबर ऑफ एडजेक्टिव के बाद की जगह पर केवल काउंटेबल 1 मिनट, 1 घंटा, मतलब केवल 1 के लिए 1 घंटा, तो 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, इसके लिए प्रयोग करना है तो क्या करते हैं? दूसरा स्ट्रक्चर, ए या एन प्लस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ कुछ नहीं है उसमें, टाइम से पहले, यानी क्या है? से पहले फार का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब कि ये पता होना चाहिए आपको कि फार 10 ईयर्स, फार ये तो हम जब टेंस पढ़ाया जाता है ये बता दिया जाता है, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ टेंस वगैरह के एग्जाम्पल्स में नहीं आता है, इसीलिए बता रहा हूँ। जब यह भी है ए एन पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हूँ, अभी प्रयोग करते हैं। टेंस में तो बस यही तक हो जाता है। जैसे देखें, जैसे फार ए मिनट, अब ऐसा नहीं, फार एन आवर, आवर के पहले एन लगता है, फार ए वीक, ए डे, फार ए वीक, फार ए वीक, मंथ हो गया, इसके बाद मंथ, ईयर, सेंचुरी, इतने तक हम पहुंचते हैं। सेंचुरी के कभी आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए है, लिख दिया। अब बात करते हैं इसी एग्जाम्पल को ले। शी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। ठीक, वह एक गीत गा रही है फॉर एन आवर, 1 घंटे से। क्या देखा आप कि सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, 1 घंटे से। क्या हर्ज है? हम तो घंटों की जानते हैं, प्लूरल नंबर जानते हैं यहाँ, लेकिन याद रहे प्लूरल की जगह पर हम सिंगुलर भी एन और आयर का, जैसे कि फॉर एन आवर, ए मंथ। ठीक, कुछ भी, वह ए ईयर, 1 वर्ष गा रही है। ठीक है, ये हो गया। और रूल नंबर 3,
पीरियड ऑफ टाइम से पहले फार का प्रयोग करते हैं कब? रूल नंबर 3, पीरियड ऑफ टाइम के प्लूरल नंबर पीरियड ऑफ टाइम के प्लूरल नंबर से पहले फार का प्रयोग करते हैं। बता रहा हूं, अब तक क्या आपने देखा? फार 5 डेज या आवर्स, उसके बाद क्या देखा? फार ए डे, यही नहीं देखा? अब केवल मैं फार डेज कहूँगा। पीरियड ऑफ टाइम के प्लूरल नंबर से पहले फार का प्रयोग करते हैं। क्या है, क्या देखेंगे? तो फार मिनट्स, डेज वे आवर्स, डेज, मंथ्स, वीक्स, मंथ्स, उसी प्रकार ईयर्स। चलिए हो गया। कहने का मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम, केवल पीरियड ऑफ टाइम के प्लूरल नंबर से पहले फार का प्रयोग करते हैं। पहले तो बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले एडजेक्टिव हो। दूसरा में बताया कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले ए अथवा आयन का प्रयोग हो एक के लिए। और मैं बात करता हूँ तीसरा, ठीक सीरियल नंबर से है कि पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग प्लूरल नंबर के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के प्लूरल नंबर के पहले फार का प्रयोग। फार मिनट्स, फार आवर्स, फार डेज, फार वीक्स, फार मंथ्स, ये सब टेंस में नहीं बताया जाता है। बात करते हैं कि सी हैज बीन, उसी का लेंगे हम। सिंगिंग ए सॉन्ग फार वीक्स ले लो, मंथ्स ले लो, कुछ भी लीजिए। फार वीक्स, डेज या मंथ्स, कुछ भी। ठीक है, देखा? किसी है जी सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर वीक्स, वह सप्ताहों से गा रही है, वह दिनों से गा रही है, कई दिन से, ये मंथ से, कई महीनों से गा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अब क्या हो गया स्ट्रक्चर इसका? फॉर मंथ्स, ठीक, या फॉर डेज, दिनों से। ठीक, तो कहने का मतलब कि इसमें पहले तो पहला और दूसरा तीसरा 5 घंटा समाप्त हुआ, मतलब नंबर समाप्त हुआ, ए आयन पर सीमित हुआ, वह भी समाप्त हो गया। अब रूल नंबर 4 बता रहे हैं इसके आगे। रूल नंबर 4 में ये है द प्लस लास्ट या पास्ट, उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, यह स्ट्रक्चर होता है। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, द लास्ट या पास्ट, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फार का प्रयोग होता है। कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर में भी क्या है? इंडेफिनिट टाइम है, फार का प्रयोग होता है। जैसे डाले उस पर द लास्ट, अब पीरियड ऑफ टाइम में कुछ भी लीजिए। अब जानते हैं द लास्ट 5 डेज, द लास्ट 5 डेज, या एक फार पहले लगाइए, फार द लास्ट 5 डेज, फार या हाँ फार द पास्ट 3 मंथ्स। क्या देखा?
लास्ट लगाइए या पास्ट लगाइए, कोई अंतर नहीं है। फार द लास्ट या पास्ट, और दिनों की संख्या लीजिए। यहाँ मंथ्स लिख सकते हैं, 5 मंथ्स। यहाँ भी लिख सकते हैं ईयर्स, वीक्स। ठीक, कहने का मतलब कि ये चौथा रहा, फार द लास्ट या क्या है, पास्ट। लास्ट द या पास्ट, कुछ भी। उसके बाद से टाइम, जान गए, यही ना है। यही 4 रूल मुख्य है। देख रहे हैं कि फार के बाद से ये जब तो बताया जाता रहा, फार 5 मंथ्स, फार 5 ईयर्स, इस तरह। फार ए डे, एन आवर, उसके बाद फार डेज, फार वीक्स, ठीक है, फार मंथ्स, फार ईयर्स। अब क्या पाए, फार द लास्ट, पहला पे आ जाइए, फार द लास्ट 5 डेज, फार द लास्ट, फार द पास्ट 5 ईयर्स। एग्जाम्पल दे देते हैं इसका। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फार द लास्ट 17 ईयर्स। देखा कि द प्लस लास्ट या पास्ट के बाद पीरियड ऑफ टाइम हो गया 17 ईयर्स। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। मैं पिछले 17 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। होता है द लास्ट, पिछले या पास्ट भी पिछले वही होगा। मैं लास्ट लगाइए चाहे पास्ट लगाइए, कोई अंतर नहीं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। ये तो बता दिया कि लास्ट पास्ट के बाद, लास्ट या पास्ट के बाद जो पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके पहले हम फार का प्रयोग कर रहे हैं। यह टेंस वही है, वही टेंस पढ़ रहे हैं जो हम शुरू में पढ़े थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि फार 10 ईयर्स, फार 10 मंथ्स, फार 10 डेज, फार 10 आवर्स, फार ए डे, फार ए आवर एन आवर, और क्या फार डेज, फार ईयर्स, फार मंथ्स। और क्या देख लिया इसमें चौथे रूल में कि फार द लास्ट 5 ईयर्स, फार द पास्ट 5 मंथ्स, यही ना है। अब आगे बात करें 5वां रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 नहीं, इसके बारे में थोड़ा एक बात कर दें नोट करके, इस रूल नंबर 4 के ही अंतर्गत। नोट नंबर मतलब रूल नंबर 4 में कि फार द लास्ट 5 डेज या फार द पास्ट 5 ईयर्स के अंतर्गत मैं कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो होने पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। फार का नहीं, यही बात बताना है कि पीरियड ऑफ टाइम है और उसमें एगो लग गया है। पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो होने पर सिंस का, यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, जानते हैं कि पहले होता है सिंस का प्रयोग किया जाता है, फार का नहीं। ऐसा क्यों कि जब एगो का हम प्रयोग कर देते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, तो याद रहे यह मोमेंट ऑफ टाइम हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं। इसी क्यों फार का नहीं, क्योंकि इसको मिटा दें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो का अर्थ
ए मोमेंट ऑफ टाइम होता है, ए मोमेंट ऑफ टाइम होता है। कहने का मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम में एगो लग गया तो ए मोमेंट ऑफ टाइम मैंने फिक्स कर दिया, उसको टाइम को क्षण बना दिया, तो ए मोमेंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम नहीं। जैसे मैं इसके लिए एग्जाम्पल दूँ, मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें फार का भी प्रयोग हो, और तब बताऊँगा कि सिंस का प्रयोग किस तरह नहीं होता। जैसे बात करूँ, शी हैज़ बीन singing a song for, ठीक है, for 5 months। ये तो सही है, क्योंकि केवल पीरियड ऑफ टाइम है, ये वो नहीं है कि शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 months। और मैं बात करता हूँ इसी का, शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फार, अब फार नहीं लगाना है, अब लिखा है 5 months एगो, तो याद रहे सिंस का प्रयोग करना है, ये मोमेंट ऑफ टाइम हो गया। शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 5 months एगो, 5 years एगो, 5 days एगो। जान गए? तो क्या कहा, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है रूल। पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो होने पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, फार का नहीं। क्यों भाई? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो का अर्थ ए मोमेंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं। लिखा पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर दिया कि शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 months, 5 महीनों से गीत गा रही है। शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 months एगो, वह 5 महीने पहले से गीत गा रही है, मतलब वो फिक्स कर दिया गया 5 months एगो, 5 महीने पहले से, ठीक है। इसलिए यहाँ इसको सिंस कर दिया गया, मोमेंट ऑफ टाइम हो गया। अब आगे बात करें रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में बात करते हैं कि तीनों टेंस के इनडिफिनिट सिंपल टेंस में, मतलब तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के इनडिफिनिट में तक या के लिए की अंग्रेजी के अर्थ में फार का प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 5, तीनों टेंसेज के, तीनों टेंसेज में तीनों टेंसेज में तक या के लिए के अर्थ में, अरे तीनों टेंसेज के इंडिफिनिट में, तीनों टेंसेज के इंडिफिनिट में, ठीक, अब सही भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया क्लियर। तो तीनों टेंसेज के इंडिफिनिट में तक या के अर्थ में फार का प्रयोग किया जाता है, बात करें एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दूं, माई यंगर सन या शिवंत केस प्रेजेंट इंडिफिनिट शुरू करता हूं, स्टडीज अध्ययन करता है या रीड्स, शिवंत केस स्टडीज फॉर 8 hours, इसको 8 भी लिखे चाहे उस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर 8 hours एवरी डे, ठीक। शिवंत केस
स्टडीज फॉर 8 years एवरी डे। शिवंत के प्रत्येक दिन 8 घंटों तक पढ़ता है। 8 घंटे तक हो गया तक का। शिवंत के स्टडीज फॉर 8 hours एवरी डे। दूसरा बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पेनेलोप वेटेड फॉर हर हस्बैंड फॉर 20 years। ये पेनेलोप का मैंने नाम ले लिया। ये होमर का लिखा गया ओडिसी से है, महाकाव्य है। जैसे हमारे यहाँ रामायण है, जिसमें सीता जी इंतजार करते रहे अपने पति में राम के लिए फॉर 1 month या फॉर 12 month, जो भी उसी प्रकार पेनेलोप जो है ओडिसियस की पत्नी है और वह इंतजार करती, पास्ट टेंस में लिया मैं, इंतजार करती रही। किसका? तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से मतलब हमको इससे मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। पेनेलोप वेटेड फॉर हर हस्बैंड फॉर 20 years। ठीक, अब आगे दें, फ्यूचर में ले लिया जाए। फ्यूचर में एक सेंटेंस हो, शत्रुघ्न विल बी एट जौनपुर फॉर 10 years। देखा, फ्यूचर में भी कर दिया। शत्रुघ्न जो कि मेरा छोटा भाई है, टैक्स ऑफिसर है जौनपुर में, तो शत्रुघ्न विल बी एट जौनपुर फॉर 10 years। तो हमको फार से मतलब है और 10 से मतलब है। ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिया कि शिवंत के स्टडी फॉर 8 hours एवरी डे। तक के अंग्रेजी के लिए कहा या के लिए। और क्या? पेनेलोप वेटेड फॉर हर हस्बैंड फॉर 20 years, 20 वर्षों तक। शत्रुघ्न विल बी एट जौनपुर फॉर 10 years, 10 वर्षों के लिए जौनपुर होगा। यहाँ फ्यूचर में है तो इसका के लिए सुटेबल है। शत्रुघ्न विल बी एट जौनपुर फॉर 10 years, 10 वर्षों के लिए जौनपुर होगा। होगा को है बी, यहाँ वर्ब है बी मुख्य। इसके मतलब कि मैंने जिसका जो है हम फार का प्रयोग टेंस पढ़ते समय शुरू किए थे। कब? जब टेंस कोई भी जब टेंस शुरू करता है तो ही पढ़ता है फार और सेंस का प्रयोग। तो उसमें तो केवल हम ही जानते थे कि फार 10 hours, फार 10 days। अब यहाँ देखे हैं कि फार 10 hours, फार 10 days की जगह पर फार डेज, फार मंथ्स भी हो रहा है, फार द लास्ट 10 days हो रहा है। तो ये कई रूप से देख लिए। और मैंने ये भी बता दिया कि इसी में एगो का प्रयोग हो जा रहा है, उसी में तो वह जो उसके साथ सिंस का प्रयोग हो रहा है, फार भी समाप्त हो जा रहा है। अब आगे बताएं, रूल नंबर 6, आल प्लस पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं, कि आपाल प्लस पीरियड ऑफ टाइम से पहले फार का प्रयोग नहीं होता। फार का प्रयोग नहीं होता। ऐसे बात करें, एग्जाम्पल दें कि फार ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग फॉर ऑल डे। ऐसा लिखा है तो याद रहे ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा कि इट वाज रेनिंग ऑल डे। फार का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम,
ऑल है, पीरियड ऑफ टाइम लिख लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कीमत पीरियड ऑफ टाइम तीन नहीं, अरे एक वर्ड होगा, डे है, मिनट है, आवर है, यही पीरियड ऑफ टाइम है, मन बिठा लेना है। क्या इट वाज रेनिंग ऑल डे। ठीक, और बात करें रूल नंबर 7, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु विश्वास अथवा देश सेवा के लिए होती है, देश की सेवा करते करते कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वर्ब डाई के बाद फार का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भाई डाई मृत्यु के लिए है, देश सेवा, देश के लिए या बिलीफ के लिए, विश्वास के लिए होती है, तो वर्ब डाई के बाद फार का प्रयोग होता है। ऐसी दशा में फार का अर्थ के लिए होता है। यही अंतिम रूल बता दिया, के लिए होता है। जैसे he died for his country, he died for his country, वह अपने देश के लिए मरा। नौजवान द सोल्जर्स डाइड फॉर हिज कंट्री, फॉर दियर कंट्री। ठीक है, या ये सोल्जर डाइड फॉर हिज कंट्री। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये के लिए का अर्थ में है। क्या है? के लिए, अपने देश के लिए। इस प्रकार मैंने फार का यूज बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में सिंस का यूज बतलाऊंगा।